वेलकम वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। फ्लो रेट, फ्लो रेट क्या है और इसे कैसे समझें। तो इसे समझने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एजम्पशंस जो है, एजम्पशंस बिहाइंड फ्लो रेट थ्योरी, उसे हम समझते हैं, तभी हम ये समझ पाएंगे कि फ्लो रेट क्या है। एजम्पशन इन फ्लो रेट थ्योरी। तो ये लैपलास इक्वेशन क्या होता है? लैपलास इक्वेशन, मान लीजिए कोई फंक्शन है f, तो उसका आप लैपलास फॉर्म लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे? डेल स्क्वायर f इक्वल्स 0। ये होती है फॉर्मेशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। और ये डेल स्क्वायर जो मैंने लिखा, इसे हम क्या कहेंगे? लैपलास ऑपरेटर होता है ये। ओके, तो लैपलास ऑपरेटर मतलब कोई भी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज ऑपरेटेड ओवर लैपलास ऑपरेटर, देन दैट इक्वेशन बिकम द इक्वेशन व्हिच वी गेट बिकम्स ए लैपलास इक्वेशन। इसे हम कहेंगे लैपलास ऑपरेटर। ये क्या होता है लैपलास ऑपरेटर? डॉ स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, डॉ स्क्वायर एफ डॉ एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, तो डॉ स्क्वायर ओवर डॉ वाई स्क्वायर फंक्शन एफ प्लस डॉ स्क्वायर एफ ओवर डॉ जेड स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, ये होती है लैपलास इक्वेशन। तो हम इसी तरह का कोई इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं इस थ्योरी से, फिर समझेंगे फ्लो रेट क्या है। तो चलिए डिराइव करते हैं। पहला एजम्पशन, फर्स्ट एजम्पशन, एजम्पशन नहीं है, आप इसे मान लो, इसे जान लो कि जो फ्लो हो रही है हमारी, एजम्पशन ही लिख लो, फ्लो इज टू डायमेंशनल फ्लो है। सेकेंड, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। ध्यान रखिए एजम्पशन कैसे न्यू थ्योरी को इसके अंदर में लेके आएगी। फुल्ली सैचुरेटेड। तीसरा, फ्लो इज occurring under laminar condition। अब देखिए एजम्पशन नंबर 2 और एजम्पशन नंबर 3 ये किस थ्योरी में आ रही थी? डार्सी लॉ का एजम्पशन यही था जो हम परमिएबिलिटी में देखे थे। डार्सी लॉ ये क्या कहती थी? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो कि वेलोसिटी इक्वल टू k टाइम्स आई आ रही थी हमको। अब देखिए फ्लो इज टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? आपके पास दो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, y है, x है, तो फ्लो अलोंग x हो रहा है, फ्लो अलोंग y भी हो रहा है। तो फ्लो अलोंग अगर x होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर सॉइल होमोजेनियस नहीं है, मान लो होमोजेनियस नहीं है, पूरा सॉइल एक तरह का नहीं है, तो परमिएबिलिटी इन x डायरेक्शन अलग होगी, kx होगी, परमिएबिलिटी इन y अलग होगी, ky होगी। ओके, ये I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसे ही कहते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हेड इन एनी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं? u लिखते हैं इसे, मान लीजिए, तो क्या लिख सकता हूं? kx ix लिख सकता हूं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन। तो ये I क्या हो जाएगा? kx डॉ h ओवर dx हो जाएगा। क्या? डॉ x ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? उसी तरह vy को क्या लिखा जाता है? v। ओके, तो इसे क्या लिखूंगा? ky टाइम्स iy, तो ky टाइम्स डॉ h ओवर डॉ y। ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आ रहा है?
क्योंकि जो हेड लॉस थ्योरी है वो दोनों डायरेक्शन का फंक्शन है, एक्स डायरेक्शन का भी है और वाई डायरेक्शन का भी है, इसलिए हम पार्शियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन आएगा आपका कब, जब सॉइल आपका नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आपका अलग है, परमेबिलिटी जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं यहां दोनों अलग लिया है। तो ये थी वो 2D एजम्पशन का मतलब। अब जो एजम्पशन है, एजम्पशन नंबर 4, यहां एज्यूम कर लिया कि सॉइल मास इज होमोजेनियस, होमोजेनस। इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल मास इज होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक भी है, आइसोट्रॉपिक। अब ये चीज में ना बहुत कंफ्यूजन आती है, होमोजेनस क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है। यहां डिटेल में समझिए, मैं डिटेल में बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये मान लो तुम्हारा सॉइल है और ये मान लीजिए पॉइंट 1, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे हम लोग, और ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन बनाएंगे। मान लीजिए इस डायरेक्शन के अलावा प्रॉपर्टी है EX1, यहां है EY1, ये EY2, ये है EX2। तो होमोजेनस का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टीज आर सेम एट टू डिफरेंट पॉइंट इन along same direction, along same direction in a soil, या फिर कोई भी सिस्टम, मतलब EX1 will be equal to EX2 या फिर EY1 will be equal to EY2, ये होगा होमोजेनस कंडीशन। समझ में आ रहा है? लेकिन बट ऐसा नहीं होगा कि EX1 बराबर है EY1 के, ये नहीं होगा। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होगा फिर, आइसोट्रोपिक का मतलब ये होगा कि एट जो होमोजेनस में नहीं होता था वो आइसोट्रोपिक में होगा, मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट in a soil mass all properties are same along any direction। का मतलब क्या हो गया, यहां देखिए पॉइंट 1 पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, EX1, EY1। तो होमोजेनस आइसोट्रोपिक का केस में क्या हो जाएगा, EX1 बराबर EY1 होगा। सो फॉर होमोजेनस और आइसोट्रोपिक में लिख दूंगा तो सभी जगह पे सभी तरह का पॉइंट इक्वल होगा। होमोजेनस, फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक केस क्या होगा, EX1 बराबर EY1 बराबर EX2 बराबर EY2, ऐसा हो जाएगा। तो यही है वो एजम्पशन होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। अब 5th नंबर एजम्पशन क्या कहता है कि सॉइल सॉलिड, मैंने पहले ही बताया था कि सॉइल में जो सॉलिड होता है हम उसे इनकंप्रेसिबल एज्यूम किया है, लेकिन यहां पे और एक चीज को इनकंप्रेसिबल एज्यूम किया है, वो है पोर वाटर। तो सॉइल सॉलिड, सॉइल का जो सॉलिड है एंड पोर वाटर आर कंसिडर्ड
टू बी इनकंप्रेसिबल, मतलब वो दबेगा नहीं, कंप्रेसिबिलिटी जीरो, प्रेसिबल। लेकिन वाटर का कंप्रेसिबिलिटी आप एक चीज में पढ़ोगे वाटर हैंडलिंग के केस में कि वाटर इज कंसिडर्ड टू बी कंप्रेसिबल। ओके, लेकिन यहां अभी एजम्पशन लिया है कि इनकंप्रेसिबल है। सो अभी तक कौन कौन सा एजम्पशन लिया कि फ्लो इज टू डायमेंशनल, फ्लो इज अकरिंग इन ए सैचुरेटेड सॉइल अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन, ये 2 और 3 एजम्पशन था। फोर्थ नंबर एजम्पशन लिया था कि सॉइल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। फिफ्थ नंबर एजम्पशन सॉइल सॉलिड and pore water are considered to be incompressible. Fifth, sixth, ये देखिए फ्लो इज स्टेडी का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड, ऑल्सो वैलिड। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशनल क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूटी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका डेरिवेशन आप पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूं। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल क्या होगा, डॉ एक्स ओवर डॉ यू ओवर डॉ एक्स प्लस डॉ वी ओवर डॉ वाई इक्वल्स 0। Unless and until this condition is satisfied in a flow field, flow will not occur. मतलब if and only flow will occur, sorry if नहीं, only भी हटा दीजिए, सीधा लिखिए, flow will occur in a flow field only if continuity equation is satisfied in that flow field. मतलब flow will occur in a flow field only if continuity इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये फ्लो फील्ड क्या है वही हम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डॉ ओवर डॉ एक्स कंटिन्यूटी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के टाइम्स, आपने इधर क्या लिखा था, u का वैल्यू क्या है, डॉ एच ओवर डॉ एक्स, मतलब u क्या लिखा था, के एक्स डॉ एच ओवर डॉ एक्स, ये के एक्स होगा, और v क्या था, के वाई डॉ एच ओवर डॉ वाई। इस दो वैल्यू को यूज करिए कंटिन्यूटी में तो मिलेगा आपको डॉ वाई के वाई टाइम्स डॉ एच ओवर डॉ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसे आप रिजॉल्व करिए तो मिलेगा आपको के एक्स डॉ स्क्वायर ओवर डॉ एक्स एच प्लस डॉ स्क्वायर ओवर डॉ वाई एच इंटू के वाई मिला इक्वल्स 0। तो ये आपको एक लैपलास इक्वेशन मिल गया। ओके, ये लैपलास इक्वेशन नहीं है क्योंकि लैपलास इक्वेशन में सिर्फ लैपलास ऑपरेटर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, जैसे यहां h है तो यहां के एक्स और के वाई है, तो ये लैपलास इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये क्या है, जनरल फॉर नॉन आइसोट्रोपिक जनरल इक्वेशन है। किसके लिए, नॉन आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, नॉन होमोजेनस टाइप ऑफ सॉइल, नॉन आइसोट्रोपिक कंडीशन। अभी मान लो वो जो एजम्पशन है कि हमारा कि सॉइल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस, उसे लागू करोगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स बराबर के वाई होगा क्या। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकता हूं, लैपलास इक्वेशन बन जाएगा। कैसे,
अब कॉमन ले लो, के एक्स बराबर के वाई, तो के एक्स कॉमन ले लो, डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर बराबर 0। मतलब के एक्स बराबर 0 और डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर एच ओवर डॉ वाई स्क्वायर बराबर 0। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन। सो आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्लो तभी होगा जब लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एच मस्ट बी इक्वल टू 0, ये लैपलास ऑपरेटर। अब अगर कोई इक्वेशन है, आपने पढ़ा है इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एक दो कर्व मिलेगा। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन कौन सा, डेल स्क्वायर एच मस्ट बी इक्वल टू 0 गिव्स टू सेट ऑफ कर्व, दो कर्व मिलता है, टू सेट ऑफ कर्व जो कि एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर कट करेंगे, विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और वो कर्व कौन सा है, फर्स्ट फ्लो लाइंस उनका नाम है, और मैंने बताया था स्ट्रीम लाइन, इसे हम साई रिप्रेजेंट करते हैं, इसे साई बोला जाता है। सेकेंड कर्व जो आपको मिलेगा इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इसे हम फाई डिनोट करते हैं। अब देखिए ये फ्लो लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, लिख लीजिए। फ्लो लाइन ये सब थ्योरी है, इसलिए मैं इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, जो चीज समझाना है मैं समझा दूंगा। फ्लो लाइन ये क्या है, दीज लाइंस, these are the lines along which flow takes place, मतलब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, equipotential line are the line which indicates क्या, इक्वल, ध्यान से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इक्वल टोटल हेड। टोटल हेड मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, तो वही टोटल हेड को रिप्रेजेंट करता है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्वल टोटल हेड। और अब दो लाइन मिल गया, अब these two set of curve form a net like structure which is called net like structure whose, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन is called फ्लो नेट। आप समझे फ्लो नेट कैसा है, क्या है। तो इस बात को समझने का कोशिश करिए कि मान लीजिए ये एक डैम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ये अर्बन डैम है, ये उस डैम का बॉटम है, और मैं एक बार इरेज कर दूं,
तो देखिए ये एक अर्बन डैम है और ये उसका बॉटम है, और एक लेयर है, मान लीजिए यहां कोई एक इम्परवियस लेयर है, ये है एक इम्परवियस लेयर, इम्परवियस स्ट्राटा, पत्थर वत्थर होगा, रॉक वॉक होगा, रॉक्स जो कि परिवेबल नहीं है। अब डैम के अपस्ट्रीम एंड में हेड ऑफ वाटर ये है और यहां इतना है। मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट हेड लॉस होती है। ये मान लीजिए हेड है, कुछ ले लेते हैं, जनरल वैल्यू ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, 100 मीटर H1, और यहां है H2 जो है 60 मीटर है। ओके, अब देखिए यही है डेटम, भी यही है, यही है डेटम। सो पहले तो हेड निकालो, क्या हेड निकालना है, ये पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, ये ए कंसीडर किया और इधर पॉइंट बी कंसीडर किया। अब सबसे पहले ये निकालिए फ्लो कहां से कहां हो रहा है, टोटल हेड एट ए कितना हो गया, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड एट ए, तो प्रेशर हेड एट ए 100 मीटर है, डेटम हेड तो 0 हो गया, तो 100 मीटर टोटल हेड। अब टोटल हेड उसी तरह से बी पे निकालिए, कितना आ गया, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ये कितना आ जाएगी आपका 60 मीटर प्लस 0 इक्वल 60 मीटर। तो सीपेज हेड और हाइड्रोलिक हेड इक्वल्स कितना हो गया, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी कितना हुआ, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 मीटर। तो ऑल्सो टोटल हेड एट ए ग्रेटर देन टोटल हेड एट बी, तो मैं कहूंगा फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ना, ये मैं कह दूंगा। चलिए, और हेड कितना लॉस होना है, टोटल 40 मीटर का हेड लॉस करेगा वाटर जब सीपेज होगा। अब सीपेज कैसे होता है, सीपेज होगी ये सारे क्या है, ये जो है ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, इसमें पोर्स है, ठीक है, इस सॉइल में पोर्स है, ये सॉइल कौन सा सॉइल है, जो सॉइल डैम के नीचे है, और ये भी अर्बन डैम है, मान लो अर्बन डैम है, इसके नीचे ये मट्टी है, यहां कोई एक हार्ड या फिर रॉकी स्ट्राटा है, इसे भी बना लीजिए रॉकी स्ट्राटा, इम्परवियस स्ट्राटा और रॉकी स्ट्राटा। डायग्राम अच्छा बनाना बहुत जरूरी है ताकि बढ़िया से समझ में आए। अब देखिए ब्लैक ले लेता हूं, थिकनेस कम कर लिया। अब देखो जो फ्लो होगी, सीपेज होगी, वो कैसे होगी, तो सीपेज कैसे होगा, पॉइंट ए के ऊपर हेड था कितना, यहां तक पानी है और इधर भी पानी है, तो पॉइंट ए के ऊपर हेड है 100 मीटर, और लॉस कितना करना है, एच सीपेज हेड कितना लॉस करना है, हमने अभी निकाला 40 मीटर लॉस करना है। अब मान लो फ्लो पानी का सीपेज हो गया ऐसे कुछ, पानी इस तरह से डैम के नीचे बहेगी, ओके, पानी इस तरह से बही, तो ये जो बह रही है पानी किस डायरेक्शन में बह रही है, यूं बह रही है, तो ये जो लाइन है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो कौन सा लाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करता है? फ्लो लाइन ना, तो ये सब कौन सा लाइन हो जाएगा? फ्लो लाइन, या और एक नाम बोला था स्ट्रीम लाइन। तो यहां कितने सारे फ्लो लाइन है? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 है। अब देखिए, दो फ्लो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसे हम कहते हैं फ्लो चैनल। ओके, फ्लो चैनल, ये हो गया एक फ्लो चैनल। तो कितना है? देखिए, एक पानी इधर से भी निकलेगी, इस एरिया में भी पानी फ्लो होगी, तो 1 फ्लो चैनल, 2 3 4 5 6। तो फ्लो चैनल कितना हो गया? 6 तो है। ध्यान रहे, ये रिलेशन मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो 6 आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे? तो फ्लो लाइन अगर 5 है तो फ्लो चैनल कितना होगा? 5 + 1 6, यही मतलब है। इसी को हम कुछ नेम देके एक इक्वेशन निकालेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। खैर फिलहाल अभी ये समझिए। अब इक्विपोटेंशियल लाइन देखिए, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है ना, ये वाला। क्यों? ये जो लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन का डेफिनेशन मैंने क्या कहा कि इक्विपोटेंशियल लाइन इज द लाइन विच रिप्रेजेंट द टोटल हेड, इक्वल टोटल हेड। तो पॉइंट ए पर कहीं भी देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, इस लाइन पर हर जगह हेड कितना है? टोटल हेड 100 मीटर। समझ में आ रहा है? अब मान लो मैंने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल रिलेशन होता है उनके बीच में। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। उसी तरह से और एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और एक ड्रॉ कर लिया। चलिए, ये सारे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होंगे। ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा, ये भी 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल। तो ये होगा इक्वल टोटल हेड। तो वो इक्वल टोटल हेड कौन सा है? अब देखो कि सीपेज हेड कितना है? 40 मीटर है। मतलब पानी जब यहां से इस पॉइंट से लेके यहां तक आएगी तो उसे 40 मीटर का हेड स्पेंड करना है। तो मान लो पानी जब यहां से यहां आई, ठीक है। अब देखो, पहले ये समझ लीजिए, देखिए ये कितना है? 1 2 3 4, 40 डिवाइडेड बाई 4 कर लिए। अब 10 मीटर आ रहा है एक। तो मान लो ऐसे कि पानी जब यहां से यहां तक फ्लो करके आई, इसे मैं इरेज करता हूं, गंदा हो जा रहा। चलिए देखिए, वाटर जब यहां से यहां तक फ्लो करके आएगी, वो मान लो 10 मीटर हेड लॉस कर लिया। तो ये जो लाइन है, ये कितना टोटल हेड रिप्रेजेंट करेगा? 100 माइनस 10, 90 का हेड होगा यहां पर। अब मान लो 90 का हेड लिया, 90 का हेड यहां है, ये पूरे लाइन पे 90 होगा, ये पूरे लाइन पे 90 है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट इक्वल टोटल हेड। अब यहां से मान लो पानी यहां तक पहुंची, तो 90 में से फिर 10 लूज कर दिया, तो यहां टोटल हेड कितना होगा? 100 माइनस 20 या 80 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक में फिर 10 लूज किया, तो यहां कितना होगा? 100 माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल्स 70। अब यहां से यहां तक आने में फिर वो 10 लूज करेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40, तो ये मिल गया आपको हेड 60 मिला, ये लाइन 60। तो यहां पर आप मुझे बता दो, इक्विपोटेंशियल लाइन कितने हैं? एक ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 क्या है? साई है। और ये देखिए 1 2 3 4 5,
और साई भी 5 हो गया, साई 5 हुआ, फाई भी 5 हो गया। समझ में आया? इक्विपोटेंशियल हेड, इक्विपोटेंशियल लाइन जो है 5 इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, तो ये होती है, तो ये एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इसे कहते हैं फ्लो नेट। और वो देखिए, दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो हेड लॉस होता है ना, वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप, उसे हम कहते हैं डेल्टा एच मान लो। तो ये क्या हो गया, सीपेज हेड ओवर नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये गैप, नंबर ऑफ गैप्स, ये वाला। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनडी, एक्चुअली इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया इस केस में, 10 मीटर। यहां से यहां तक आने में 10 मीटर यूज किया, यहां से यहां, फिर 10, यहां से यहां, फिर 10, यहां से यहां, फिर 10। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड, ये सीपेज हेड को अगर एनडी से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये डेल्टा एच। डेल्टा एच का बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो गया इस केस में। तो वही किया, यहां टोटल हेड 90, यहां टोटल हेड 80, यहां टोटल हेड 70। टोटल हेड 70 का मतलब यहां क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए ये जो मैंने बनाया था फ्लो नेट कुछ ऐसा था, चलो कुछ ऐसा था, ये था इक्विपोटेंशियल लाइन, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन थी। अब क्या करिए ना कि पीजोमीटर लगाना शुरू करिए। ठीक है, अब पीजोमीटर अगर आप यहां लगाओगे, कहां, इस पॉइंट पे लगाओगे पीजोमीटर, फिर यहां और एक पीजोमीटर लगाइए, फिर यहां और एक पीजोमीटर लगा दीजिए, तो इस पूरे लाइन पर ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो पीजोमीटर का लेवल ऑफ वाटर कितना होगा, ये होगा, ये मान लो यही है 100 मीटर। ठीक है, अब पीजोमीटर यहां लगाओगे और मान लो डेल्टा एच जो अभी बताया इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, वो कितना 10 मीटर है, तो आप यहां पीजोमीटर लगाओगे या फिर यहां लगाओ इस पॉइंट पर, या फिर इस पॉइंट पर लगा लो। ठीक है, हर एक में आपको इक्वल लेवल दिखेगा। तो ये जो लॉस हुई, ये जो ड्रॉप हुई, यही तो है डेल्टा एच, और ये कितना 10 मीटर। तो इस लाइन पर टोटल हेड कितना हो जाएगा 90 मीटर। ओके, और ये क्या 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 दिखा रहा होगा, पीजोमेट्रिक हेड, सॉरी टोटल हेड दिखा रही होगी, मतलब डेटा हेड प्लस पीजोमेट्रिक हेड या फिर प्रेशर हेड। सो और इस लाइन का नाम क्या है, ये हो गया फ्लो लाइन, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करे, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, पानी यहीं से बहेगा। और ये जो दो फ्लो लाइन के बीच में जो जगह है, इसे क्या कहते थे, फ्लो चैनल। अब इसे क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन, क्योंकि ये इक्वल हेड रिप्रेजेंट करता है, इक्विपोटेंशियल लाइन। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब ऑर्थोगोनल। और ये जो मिला दो कर्व किस इक्वेशन से मिला, लैप्लास इक्वेशन। वो लैप्लास इक्वेशन क्या था, डेल्टा ऑपरेटर ओवर फंक्शन h इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, दो कर्व बनाया, और वो दो कर्व का नाम दे दिया फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। और इसी कर्व से पता चलता है कि ये दोनों जो फ्लो कर्व और फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन है, वो दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब एंगल है 90 डिग्री। ओके, क्लियरली बना लीजिए कॉपी पर। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट
देखिए फिर से एक फ्लो नेट बनाइए, ये फ्लो चैनल, ये बनाया मैंने फ्लो चैनल, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल लाइंस, इस तरह से बनाइए जैसे मैं बनाया। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन, इसे साई 1 लिखो, ये साई 2 लिख दिया, ये साई 3 लिख दिया। अब दो रेक्टेंगल आप कंसीडर कर लो, एक तो ये कंसीडर कर लो, सॉरी दो स्पेस कंसीडर कर लो। अब रेक्टेंगल है या क्या है वो अभी देखेंगे। दो स्पेस कंसीडर कर लो और एक स्पेस ये ले लो। ये मान लीजिए फाई 1, ये फाई 2, ये फाई 3, फाई 4 हो गया, फाई 5 हो गया। ओके, सो ये क्या है, फ्लो लाइंस, क्लीनली बनाइए। ये इक्वी पोटेंशियल लाइन, ये क्या हुआ, फ्लो चैनल, ठीक है। तो मान लो कि इनके बीच में जो डिस्चार्ज पास होता है ना, यहां और एक बना लीजिए, ये साई 4, ये मान लीजिए डिस्चार्ज Q1 जा रहा है, ये डिस्चार्ज Q2 आ रही है, ये डिस्चार्ज Q3 आ रही है। ये Q1 Q2 क्या, Q3 क्या है कि डिस्चार्ज Q पर यूनिट विड्थ, और ये विड्थ कितना है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पर यूनिट विड्थ इक्वल्स Q। तो ये जो मैंने पिंक कलर में दिखाया है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फ्लो फील्ड। ये जो स्पेस है ना, इसे फ्लो फील्ड कहा जाता है, फ्लो फील्ड। मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फ्लो फील्ड का लेंथ, ये मान लो फ्लो फील्ड 1 है, इसका लेंथ L1 है, और ये विड्थ B1। उसी तरह इस फ्लो फील्ड का मान लीजिए ये सेकेंड फ्लो फील्ड है, इसका लेंथ है L2, विड्थ है B2। अब क्या तुमको लग रहा है कि फ्लो फील्ड जैसे फ्लो बढ़ता है, आगे फ्लो प्रोसीड करता है, फ्लो फील्ड का डायमेंशन कम हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से समझ में आएगा। देखो, जब यहां था 100 मीटर हेड थी, तो उसके पास सीपेज हेड कितना था, सीपेज करने के लिए हेड कितना था, 40 मीटर था। तो वो 40 मीटर क्या करेगा, आराम से 40 मीटर में उसको 10 मीटर लूज जो करना था, लेकिन हेड लूज कितना कर सकता था, 40 मीटर कर सकता था। तो 40 का वो अब क्या सोचेगा, ये यहां जो पानी है ये सोच रहा है, ऐसे सोचो, ये पानी सोच रहा है कि मेरे पास तो 40 रुपया है खर्चा करने को, तो आराम से खर्चा करेगा, ठीक है। तो वो 10 आराम से खर्चा किया। अब यहां पर जब आया तो उसके पास सीपेज हेड कितना बच गया, 30 बचा। अब थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा इसे कि मेरा पैसा खत्म हो रहा है, तो वो जल्दी से यहां पहुंच गया पानी, ओके। तो यहां फिर 10 क्विकली लूज किया। अब क्विकली लूज करेगा तो आपका पोटेंशियल लाइन जो होगा वो थोड़ा नजदीक होगा ना, क्लोजर आती जाएगी, और फ्लो लाइन भी बहुत रैपिडली, मतलब सिकुड़ती जाएगी एक दूसरे के अगल बगल। उसी तरह से अगर ये लगाते रहोगे नियम, तो तुमको पता चलेगा कि ये वाला जो
स्पेस होगी, इसका डायमेंशन ज्यादा होगी इस वाले से, यहां 10 होगा उसके पास सीपेज हेड, एज ए सीपेज हेड यूज करने को, तो वो तुरंत यूज कर जाएगी विगरसली, क्विकली। यहां पर इसी कारण से एक चीज हम चेक करेंगे, आई एग्जिट, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये निकालने के लिए पूछता है। तो ये होता है लास्ट फ्लो लेंथ, लास्ट फ्लो फील्ड का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई एग्जिट निकालेंगे। तो जल्दी लूज करता है, इसलिए फ्लो डायमेंशन, फ्लो फील्ड का डायमेंशन कम होते रहता है। सो और ये देखिए, ये डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज Q, ऐसा लिख सकता हूं Q1, ये कुछ सीरीज फ्लो टाइप का लग रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहे, यही लिख लीजिए। नहीं चलिए आगे लिखते हैं। हाँ, तो और एक चीज देख लीजिए, तो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच होगा, ये भी डेल्टा एच होगा, ये डेल्टा एच होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ये भी डेल्टा एच होगा, ये भी डेल्टा एच होगा, मतलब इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, डेल्टा एच, जो मैंने 10 मीटर वहां निकाला था। तो पहला प्रॉपर्टी फ्लो नेट का क्या लिखोगे कि इक्विपोटेंशियल लाइन lines and flow lines are orthogonal, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ईच अदर आराम से लिखिए। सेकेंड, there can be no flow across the flow lines and velocity of flow is always perpendicular to किसके, इक्विपोटेंशियल लाइन के, इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या मतलब हुआ, देखिए कहता है कि फ्लो हमेशा यूं होगी, ऐसे अक्रॉस फ्लो नहीं होगी, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो परपेंडिकुलर है ना इक्विपोटेंशियल से, मतलब फ्लो लाइन परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल से, यही कहने का मतलब था। अक्रॉस फ्लो लाइन के अक्रॉस कभी फ्लो नहीं होगी। अब जो एरिया बाउंडेड होता है बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन, उसे क्या कहते हैं, फ्लो फील्ड, लिख लीजिए। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन्स and equipotential line are termed as flow field। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि these flow fields are approximately square in shape। अब सोचो ये स्क्वायर इन शेप किसके लिए होगा, अगर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है। क्यों, अगर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो ये जो के एक्स हो रही थी, ये जो के वाई हो रही थी, दोनों बराबर थी ना, के एक्स इक्वल के वाई। सो जो फील्ड जो मिलेगा लगभग स्क्वायर मिलेगा आपको, ओके, स्क्वायर इन शेप फॉर फ्लो नेट डेवलप्ड अंडर
homogeneous and isotropic medium, जो कि दो तरह से हो सकता है, which may be लीनियर स्क्वायर, मतलब ऐसा, और कर्वीलिनियर स्क्वायर, मतलब साइड्स उसका कर्व होगा, मतलब ऐसे, सॉरी ऐसा, देखिए ऐसा 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 ऐसा, ये हो गया कर्वीलिनियर स्क्वायर। तो इन दो तरह का बन सकता है, तो ये यहां पे हाईलाइट कर लीजिए, फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, स्क्वायर इन शेप, लीनियर हो सकता है, कर्वीलिनियर हो सकता है। अब तो क्या नहीं होगा, स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। रेक्टेंगल होगा किसके लिए? नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। सो फ्लो फील्ड्स आर रेक्टेंगुलर in case of non-isotropic medium, हो जाएगा। अब देखिए वही पॉइंट मैंने जो बताया था कि फ्लो फील्ड इनिशियली बड़ा मिलेगा आपको और लास्ट में छोटा मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए एज फ्लो प्रोसीड, उसे लिख लीजिए एज फ्लो प्रोसीड टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम एंड साइज ऑफ फ्लो फील्ड डिक्रीजेस, कम होते जाता है। मतलब L2 will be far lesser than L1 and B2 will be far less than B1. Loss of head between, क्या बोलते थे, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप between two equipotential lines is termed as equipotential drop, जो कि इक्वल होगा, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या क्या डिनोट किया था हमने? डेल्टा एच। ओके, और जो दो फ्लो लाइन के बीच में एरिया था उसे क्या कहते थे? फ्लो चैनल। दी स्पेस और एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइन्स is termed as flow channel। एंड क्या सेम होता था? डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम। डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम। मतलब ये जो आपका फ्लो लाइन है, तो ये फ्लो चैनल होता था। ये जो डिस्चार्ज है Q1 मान लो, Q2 मान लो, ये Q बराबर इतना, तो Q1 बराबर Q2 है और टोटल डिस्चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2। इस लाइन का ये मतलब है। और एक प्रॉपर्टी है
इसे मैं बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, फ्लो नेट फॉर ए गिवन बाउंड्री कंडीशन इज ए यूनिक। कुछ होता है NF/ND, इसे हम कहते हैं सेफ फैक्टर ऑफ फ्लो नेट। सेफ फैक्टर, जैसे हमने सेफ फैक्टर देखा था और एक सेफ फैक्टर देखा था CUCC, वो सॉइल का था। तो ये सेफ फैक्टर है फ्लो नेट का, ओके, अलग है दोनों। ये सॉइल का था, ये फ्लो नेट का है, सेफ फैक्टर फॉर फ्लो नेट। कांस्टेंट होती है किसी एक बाउंड्री कंडीशन के लिए। मान लो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो अपस्ट्रीम एंड है, ये देखिए, ये आप एक डैम बनाया, तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम एंड है। यहां पे वाटर लेवल ये है, यहां पे वाटर लेवल ये आ गया। तो आपका बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सा क्या है? ये वाला, यहां जो मिट्टी भरी पड़ी है, ये है, ये सब आपका बाउंड्री कंडीशन है। ये इम्परवियस स्ट्राटा, तो ये तो फिक्स है ना। इसके ऊपर यहां पर आप कुछ भी चेंज करोगे, यहां पर बढ़ा दोगे आप डेल्टा H ऐसे, यहां पर थोड़ा बढ़ गया मान लो, तो फ्लो नेट जो बनेगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो फ्लो नेट इस सॉइल के लिए बना दिया वो कांस्टेंट हो गई, वही फ्लो नेट अब इस सॉइल के लिए हम यूज करेंगे हर एक कंडीशन के लिए। चाहे यहां पे अपस्ट्रीम फ्लो लेवल बढ़ जाए या कम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फ्लो नेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। समझ गए? तो इसे लिख लीजिए। तो यहीं पे समझा दिया। NF और ND क्या है ये हम समझेंगे अभी। तो पहले इसे लिख लीजिए, क्या इसका मतलब क्या निकलता है? इफ वाटर लेवल एट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आर रिवर्स्ड, मतलब चेंज कर दिया, मान लो इसको डाउनस्ट्रीम बना दिया या फिर इसको अपस्ट्रीम बना दिया, इस वाले को अपस्ट्रीम बना दिया, इसे डाउनस्ट्रीम बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लो नेट यही होगा, रिवर्स्ड विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशन। मतलब इसे आप अपस्ट्रीम अगर बना दिया और वाटर लेवल यहां अगर 10 मीटर था, इधर भी अपस्ट्रीम पे 10 मीटर लाया, नहीं सॉरी, यहां अगर डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, वाटर लेवल है, इसे मैं इरेज कर दूं, चलिए इसे डिटेल में समझाते हैं। विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो देयर विल बी no change in flow net। मतलब फ्लो नेट किसी एक सॉइल के लिए यूनिक होता है। मान लो कि ये जो डैम था, ये इम्परवियस स्ट्राटा, यहां फ्लो नेट आपने बना दिया है, फ्लो नेट हमारे पास रेडी है। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो चैनल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विपोटेंशियल लाइन। अब यहां पर लेवल ऑफ वाटर था ये मान लो अपस्ट्रीम एंड है, अपस्ट्रीम एंड, ये डाउनस्ट्रीम एंड, ठीक है। अब देखिए ये तो केस 1 था, तो आपका फ्लो नेट ऐसा था। तो फ्लो नेट यही रहेगी अगर आप इसे अपस्ट्रीम बना दो या फिर इसे डाउनस्ट्रीम बना दो, लेकिन बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं होगा। मतलब लेवल ऑफ वाटर यही, लेवल ऑफ वाटर यही, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं होगी तो फ्लो नेट कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि फ्लो नेट इज यूनिक फॉर ए गिवन बाउंड्री कंडीशन। मतलब सेफ फैक्टर NF/ND विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल, NF क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। दोनों सेम रहेंगे। देखिए
आप उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, फिर भी फ्लो चैनल कितना है, 1 2 3 4 है। पोटेंशियल ड्रॉप 1 2 3 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। समझ गए? अब इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यूज कैसे करेगा, उसका किस चीज में यूज होगी एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज खत्म होगी, अब एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, हम इसे क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं, सीपेज डिस्चार्ज निकालेंगे। सीपेज प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी निकालते हैं फ्लो नेट से, देखेंगे, सब देखेंगे। और फोर्थ और एक चीज निकालते हैं एग्जिट ग्रेडियंट, ये भी देखेंगे। और कुछ नहीं, सिर्फ ये 4 एप्लीकेशन है फ्लो नेट का। फ्लो नेट का एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे, ये 4 एप्लीकेशन डिटेल में देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू।